आज मिर्जापुर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 2:15 पर जमालपुर देवकली इंटर कॉलेज पहुंचेंगे। 2:20 पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के घर पर पहुंचेंगे सीएम योगी। और वहीं 2:45 पर हेलीकॉप्टर से मिर्जापुर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड भी पहुंचेंगे। 3:15 बजे मां विंध्यवासिनी धाम पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मां विंध्यवासिनी की पूजा करेंगे। कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया जाएगा। 3:40 पर कॉरिडोर को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक उनकी होने जा रही है। वहीं 4:40 पर मिर्जापुर से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। पूरा कार्यक्रम तय है मुख्यमंत्री का आज का, कहां कहां उनको जाना है। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि मिर्जापुर आज पहुंचने वाले हैं। दोपहर 2:15 पर लगभग 2:15 बजे वो पहुंच जाएंगे जमालपुर देवकली इंटर कॉलेज। उसके बाद कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के घर भी पहुंचेंगे। उनके घर पर पहुंचकर सभी से मुलाकात की जाएगी। उसके बाद उनका जो कार्यक्रम तय है वो हेलीकॉप्टर के जरिए मिर्जापुर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पहुंचने का। 3:15 पर मां विंध्यवासिनी के दर्शन भी करने के लिए पहुंचेंगे। मां विंध्यवासिनी के पूजा के बाद कॉरिडोर का निरीक्षण भी उनकी तरफ से किया जाएगा। वहीं सभी अधिकारियों के साथ बैठक भी होने वाली है उनकी। लगभग 4:40 पर लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। खबर लखनऊ से है, जहां कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मत्स्य निदेशालय का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान सभी अधिकारी नदारद मिले हैं। मत्स्य निगम, फेडरेशन और निदेशालय तीनों में एक औचक निरीक्षण किया गया। वहीं लखनऊ मंडल के मत्स्य कार्यालय भी संजय निषाद पहुंचे। यहां डिप्टी डायरेक्टर अंजना समेत पूरा स्टाफ नदारद मिला। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कई विभागों में एक साथ निरीक्षण किया गया, लेकिन एक भी वहां पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद खुद यहां पर पहुंचते हैं और इस दौरान सभी अधिकारी नदारद मिले हैं। इसके बाद अब बड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है। लखनऊ मंडल के मत्स्य कार्यालय भी संजय निषाद पहुंचे हैं। यहाँ डिप्टी डायरेक्टर अंजना समेत पूरा स्टाफ नदारद मिला। ये तस्वीरें भी सामने आई है, ऑफिस के अंदर की तस्वीरें हैं ये, जहां पर कोई भी मौजूद नहीं है। सीटें वहां पर खाली हैं, कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। अचानक से कैबिनेट मंत्री वहां पर औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच जाते हैं संजय निषाद, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। सभी के सभी स्टाफ नदारद थे। पूरा आपका पूरा ये ऑफिस आप देखेंगे अंदर से खाली है। वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश, ये तस्वीरें सामने आ रही है, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जो कि निदेशालयों का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं है। तस्वीरों में देख सकते हैं पूरा का पूरा ये रूम खाली है। देखिए, अटेंडेंस रजिस्टर भी उन्होंने चेक किया और कोई भी वहां आया नहीं, अधिकारी तक नहीं आए, कर्मचारी तक नहीं आए। और ऐसे में मत्स्य मंत्री का निदेशालय में, मत्स्य निगम की और फेडरेशन में ये औचक निरीक्षण साफ जाहिर करता है कि मत्स्य विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए कितना काम कर रहे हैं, कितने कारगर हैं और कितने सचेत और बहुत ही अलर्टनेस है इस पूरे विभाग को लेकर। निश्चित रूप से जो संजय निषाद है उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और अनुपस्थित जितने जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनकी तनख्वाह काटी जाएगी आज की, अगर वो समय पर नहीं पहुंचे हैं। और जो विभागीय अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, जो विभागीय कार्यवाही है उसे भी किया जाएगा। ये जो औचक निरीक्षण है मत्स्य विभाग के मंत्री का, उनका कहना था कि मेरे मन में ये विचार आया कि जरा जाकर चेक करूं, देखूं कि लोक कल्याण में लगे ये विभाग जो गरीबों के लिए है और पिछड़ों के लिए है, बहुत ज्यादा इसका जो फंड दिया जाता है कि ऐसे लोगों के कल्याण के लिए काम किया जा सकता है। तो ये लोक कल्याणकारी सरकार है और ऐसे में लोक कल्याण में लगे। बिल्कुल वीरेश, जब लोग पहुंचते हैं तो वहां कोई अधिकारी नहीं मिलते हैं और जरूरी भी है कि यहाँ पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। बहुत शुक्रिया वीरेश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। डॉन अतीक अहमद के 2 नाबालिग बच्चे कहां हैं, इसको लेकर आज जानकारी सामने आ सकती है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस को आज कोर्ट में जवाब देना है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तरफ से दाखिल अर्जी में कहा गया कि उनके बेटे बाल संरक्षण गृह में नहीं है। इस मामले में प्रयागराज पुलिस और बाल संरक्षण गृह के अधीक्षक को अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी। तो आज ये जानकारी सामने आ जा सकती है कि अतीक अहमद के बेटे कहां पर हैं, दोनों नाबालिग बेटे कहां हैं, ये जानकारी आज सामने आ सकती है। दरअसल कोर्ट के आदेश पर पुलिस को आज कोर्ट में अपना जवाब देना होगा। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तरफ से ये अर्जी दाखिल की गई थी कि उनके बेटे बाल संरक्षण गृह में नहीं है। इस मामले में प्रयागराज पुलिस और बाल संरक्षण गृह के अधीक्षक को अपनी रिपोर्ट आज पेश करनी होगी। पुलिस के तमाम जो दावे किए जा रहे थे उसको झूठा साबित किया गया था शाइस्ता परवीन की तरफ से। इसको लेकर उन्होंने अर्जी दाखिल की और काफी हद तक ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आज ये पता चल सकता है कि डॉन अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बच्चे कहां पर हैं।
पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। अतीक ने अपने भाई अशरफ को दी थी हत्या की जिम्मेदारी। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, बरेली जेल में बंद अशरफ को उमेश की हत्या की साजिश रचने की जिम्मेदारी दी गई थी। चौथे प्रयास में उमेश पाल की हत्या की गई। सूत्रों की तरफ से ये जानकारी 3 बार नाकाम होने के बाद चौथे प्रयास में उमेश की हत्या कर दी गई। 3 बार ये साजिश रची गई थी, लेकिन चौथे में उन्हें सफलता मिल गई। सूत्र के मुताबिक अशरफ ने 11 फरवरी को बरेली जेल में हत्या की साजिश रची थी। अशरफ के इशारे पर शूटर्स ने 14 फरवरी को उमेश पाल को मारने की कोशिश की थी। दूसरी कोशिश की गई थी 18 फरवरी को, लेकिन महाशिवरात्रि को लेकर चलते उमेश पाल के घर के बाहर गली में ज्यादा भीड़ थी। ऐसे में शूटर्स वारदात को अंजाम नहीं दे पाए थे और लौट गए थे। तीसरी कोशिश 21 फरवरी को की गई थी। उस वक्त भी उमेश पाल वहां पर बच गए थे। 21 फरवरी को कचहरी के बाहर सीसीटीवी फुटेज में शूटर्स नजर आ रहे हैं और आखिरकार 24 फरवरी को उमेश पाल और 2 सरकारी गनर को घेर करके शूटर्स ने मौत के घाट उतार दिया। सूत्रों के मुताबिक जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल शूटर्स ने 24 फरवरी को किया था, वह कार भी कचहरी के पास नजर आई है। ऐसे में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार से उतरकर घूमने वाले लोगों की पहचान भी की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इससे पहले पुलिस को कई सुराग भी हाथ लगे हैं इस पूरे मामले में। कचहरी को लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय तक क्रेटा कार सीसीटीवी फुटेज में घूमती हुई वहां नजर भी आ रही है। कचहरी के बाहर सीसीटीवी फुटेज में 21 फरवरी को शूटर्स नजर आए हैं। तो तमाम बड़े खुलासे यहां पर हो रहे हैं। उमेश हत्याकांड से जुड़े पुलिस और एसटीएफ की 15 टीमें लगातार तलाशी कर रही है। मोइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइन, यहां पर बड़ी जानकारी मिल रही है कि पहले भी कई बार कोशिश हुई थी उमेश पाल को मारने की, लेकिन आखिरकार 24 फरवरी को उन्हें सफलता हाथ लग गई है। इस पूरे मामले में अब कैसे जांच आगे बढ़ रही है, क्योंकि कई खुलासे हो रहे हैं। देखिए, उमेश पाल शूटआउट केस को लेकर जांच एजेंसियों को 2 अहम जानकारियां मिली हैं। पहली जानकारी ये मिली है कि अतीक अहमद के कहने पर उसके छोटे भाई अशरफ ने बरेली जेल में साजिश रची थी। उसी ने सारे सूत्रों से संपर्क किया था, व्हाट्सएप कॉल के जरिए बातचीत की गई थी। और दूसरी अहम जानकारी ये सामने आई है कि 24 फरवरी को शूटआउट केस को अंजाम देने से पहले जो शूटर्स थे, जो अपराधी थे, उन्होंने 3 बार पहले भी कोशिश की थी। हालांकि 3 कोशिशें नाकाम हुई थी और तकरीबन 15 दिनों के अंदर ये कोशिशें की गई थी। 3 कोशिशें नाकाम हुई थी और उसके बाद जो है 24 फरवरी को वारदात को अंजाम दिया गया था। पहली बार कोशिश की गई थी 14 फरवरी के आसपास, उसके बाद 18 फरवरी को, जिस दिन महाशिवरात्रि थी, ताकि उस दिन जो फोर्स होती है, पुलिस फोर्स, वो अलग अलग जगह मंदिरों पे लगी रहती है, तो ज्यादा जो सुरक्षा है वो बहुत ज्यादा नहीं रहती है सड़कों पर। उस दिन प्रयास किया गया था। तीसरी बार कोशिश की गई थी 21 फरवरी को कचहरी के आसपास, और 21 फरवरी को भी उमेश पाल कचहरी गए हुए थे। अपने अपहरण कांड का जो मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे में पैरवी के लिए किए गए थे। और साथ ही साथ वहां से पुलिस को कुछ जो है वो सीसीटीवी फुटेज में मिले हैं, जिसमें वारदात में इस्तेमाल क्रेटा कार और साथ ही साथ जो शूटर्स हैं वो नजर आ रहे हैं। तो 21 फरवरी को जो कोशिश हुई थी वो भी नाकाम हुई थी और आखिरकार 24 फरवरी को जो शूटर्स थे, जो अपराधी थे, वो वारदात को अंजाम दे पाने में बड़ी जानकारी पुलिस को मिल रही है और इसके आधार पर जांच को आगे भी बढ़ाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मोइन तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी महीने जारी हो सकता है निकायों का आरक्षण। 1 हफ्ते के अंदर आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। रोटेशन पॉलिसी के आधार पर आरक्षण लागू हो सकता है। नए सिरे से आरक्षण लागू होने पर सीटों का समीकरण बदल सकता है, ये जानकारी भी है। प्रदेश में कुल 762 शहरी निकाय है। इसमें से 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायत है। ऐसे में लेकिन कहा यह जा रहा है कि सीटों का समीकरण बदल भी सकता है। नए सिरे से आरक्षण लागू होने पर ये सीटें जो है वो उनका समीकरण बदल सकता है। रोटेशन पॉलिसी के आधार पर आरक्षण लागू हो सकता है। पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है। कैबिनेट में सामने रखा जाएगा, पेश किया जाएगा, उसके बाद वहां से मंजूरी दी जाएगी। और जानकारी है कि इसी महीने जारी किया जा सकता है निकायों का आरक्षण। और अब चुनाव की तारीखों का ऐलान भी संभव माना जा रहा है। ऐसे में 1 हफ्ते के अंदर ही आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। पूरी रिपोर्ट यहां सौंप दी गई है। 75 जिलों की यहां पर सर्वे किया गया। इसके बाद ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई है। कैबिनेट की बैठक अब होने जा रही है, वहां इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। इसके बाद इस रिपोर्ट को मंजूरी दी जाएगी। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। एबीपी गंगा से रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह की खास बातचीत हुई है। रैपिड सर्वे में अधिकतर जगह गड़बड़ी हुई थी, ये कहा उन्होंने। रिपोर्ट में खामियां बताने के साथ कई सुझाव भी दिए हैं। राम अवतार सिंह ने कई जगह रोटेशन से आरक्षण के निर्धारण में भी गड़बड़ी मिली है, ये जानकारी भी दी है। एबीपी गंगा से खास बातचीत उन्होंने की है और ये तमाम खुलासे किए गए उनकी तरफ से।
प्रदेश में निकाय चुनाव कराने की राह में जो सबसे बड़ा रोड़ा था, जो सबसे बड़ी अड़चन थी, वो लगभग दूर हो चुकी है। यानी आरक्षण के निर्धारण से जुड़ी हुई जो रिपोर्ट थी वो पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से शासन को सौंप दी गई है। हमारे साथ में इस समय जो आयोग एक गठित किया गया था इस पूरे मामले को लेकर, पिछड़ा वर्ग आयोग, उसके अध्यक्ष राम अवतार सिंह जी हैं, हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज हैं, जिनकी देखरेख में ये पूरी रिपोर्ट तैयार हुई, जिसमें बताया गया कि आखिर आरक्षण के निर्धारण में पहले कहां पर किस तरह की खामियां थी। बात करेंगे सीधे यहां पर राम अवतार सिंह जी से। सर, पहले तो हम आपको बधाई देंगे, क्योंकि जो रिपोर्ट थी आप लोग कह रहे थे 31 मार्च तक भी हम पूरी कर लें तो बड़ी बात है, इतना बड़ा राज्य है, लेकिन बहुत पहले कर दिया। हमने बहुत काम किया है, रात दिन काम किया है, सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक 10 बजे तक काम किया, रात काम किया तब। और डेली हमने 75 जिले घूमने के लिए 400 किलोमीटर पर डे का भ्रमण किया। सर, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो रिपोर्ट थी इसमें कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं, जैसे कई ऐसी सीटें थी जहाँ 30-30 साल से आरक्षण जो था वो बदला ही नहीं गया। हाँ, बस वो अब क्या मैं कह सकता हूँ, शासन में जो लोग थे उन्होंने क्या किया कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल मामला है। एक तो ये है सबसे बड़ी बात कि जो रैपिड सर्वे हुआ है उसमें बहुत गलतियां हैं। रैपिड सर्वे की आम शिकायतें हैं, सभी जिलों से शिकायतें हैं, सभी नगर पालिकाओं से, नगर निगमों से शिकायतें हैं। और दूसरे जो है रोटेशन सिस्टम में गड़बड़ी हुई है, उसमें भी काफ़ी जनरल शिकायत थी। इसके अलावा सर आप लोगों ने, क्योंकि 350 पन्ने की रिपोर्ट है, तो कुछ सुझाव दिए होंगे, कुछ खामियां बताई होंगी, तो पहले सर खामियों पे बात करते हैं। किस तरह की चीज़ें आप लोगों ने आइडेंटिफाई? खामियां भी हैं, सुझाव भी दिए हैं, रिकमेंडेशंस भी की हैं हमने, लेकिन इस समय बताना ठीक नहीं है, क्योंकि 11 बजे कैबिनेट की मीटिंग है और कैबिनेट की मीटिंग से पहले हम उन बातों को नहीं बता सकते जो रिपोर्ट में लिखी हैं। सर, कोई खास सुझाव जो आपने दिया हो इस पूरे मामले को लेकर? अब सुझाव तो बहुत लंबे चौड़े हैं, लेकिन इस समय बताना उचित नहीं, बस यही कह सकता हूँ। सुझाव बहुत लिखा है हमने और पूरा डिटेल्स लिखा गया है, लेकिन अब शासन का मामला भी है, गोपनीयता के मामला भी है, इसमें ज़्यादा नहीं बताया जा सकता। तो ये थे हमारे साथ में राम अवतार सिंह जी, जिन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ियाँ देखने को मिली वो मिली रैपिड सर्वे जो हुआ था उसमें। हालांकि अपनी रिपोर्ट में तमाम जो इससे जुड़ी खामियां थी वो भी बताई हैं, लेकिन बहुत से सुझाव, बहुत से रिकमेंडेशंस भी दिए हैं, जिससे आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से हो, जिस पर कोई सवाल ना उठ सके और जिसके आधार पर आगे चुनाव कराया जा सके। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो पूरी बातचीत आपने सुन ली। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष है रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। एबीपी गंगा से खास बातचीत उन्होंने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि रैपिड सर्वे में अधिकतर जगह गड़बड़ी हुई है। जब उनसे पूछा गया कि कौन कौन सी खामियां हैं, क्या सुझाव आप इसमें देंगे, तो उन्होंने ये जानकारी भी दी कि कई खामियां हैं, कई सुझाव भी उन्होंने दिए हैं। कई जगह रोटेशन के आरक्षण के निर्धारण भी, उसमें भी गड़बड़ी मिली है। राम अवतार सिंह ने ये बड़े बयान, ये बड़ी बातें कही है। एबीपी गंगा से बातचीत करते हुए ये रिपोर्ट में कई खामियां उन्होंने बताया और साथ ही कई सुझाव भी उन्होंने दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा रैपिड सर्वे में अधिकतर जगह गड़बड़ी मिली है, इस बात की जानकारी उन्होंने आगे दे दी है। क्या सुझाव उसमें किया जा सकता है, किस तरीके से उन सुझावों पर काम किया जा सकता है, उन्होंने ये जानकारी भी आगे दी है। तो खास बातचीत एबीपी गंगा से राम अवतार सिंह ने की और ये जानकारी उन्होंने हमारे साथ साझा की है। ये बातचीत आपने सुनी। रैपिड सर्वे को लेकर उन्होंने कहा अधिकतर जगह पर गड़बड़ी है, खामियां है, लेकिन उनमें सुझाव किया जा सकता है। सुझाव किस तरीके के हैं वो भी उन्होंने बताया। कानपुर से ये बड़ी खबर मिल रही है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को सीबीआई ने नोटिस भेजा है। सीबीआई की विशेष अदालत इंदौर में हाजिर होने के लिए नोटिस। व्यापम घोटाला मामले में 28 मार्च को सीबीआई के विशेष अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। जीएसवीएम के 150 से अधिक छात्रों को सॉल्वर मानते हुए सीबीआई ने यहां पर आरोपी बनाया है। मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर चुके 2006, 2009, 2010, 11 और 2013 बैच के ये छात्र हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। व्यापम घोटाला मामले में 28 मार्च को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होना होगा इन्हें। सीबीआई की विशेष अदालत इंदौर में हाजिर होने के लिए ये नोटिस भेजा गया है। और उन्नाव से बड़ी खबर मिल रही है। खेत की रखवाली कर रहे किसान की हत्या कर दी गई। होली के दिन चल रही थी गोलियां और ईंट और पत्थर। गोली लगने से किसान की यहां पर मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। बिहार थाना क्षेत्र के गांव का ये पूरा मामला। गोली लगने से किसान की यहां मौत हो गई है।
होली के दिन गोलियां चली थी, ईंट और पत्थर भी चले थे और इसी दौरान यहां पर किसान की मौत हो गई। तो खेत की रखवाली ये किसान कर रहा था जिस वक्त किसान की हत्या कर दी गई। परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप भी लगाए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।